हेलो दोस्तों, डीवर्क क्लासेस की मध्य प्रदेश श्रृंखला में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत हम जो अगला अंतिम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसकी स्थिति मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में भी कहाँ पर, तो हमें पहले इसकी स्थिति का विस्तार जो है उसको पढ़ना है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है, तो इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा मालवा और रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में। मालवा एवं रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र जो है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में। यहां पर मिलेगा हमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र में मिलेगा हमें मालवा, यहां पर मिलेगा मालवा और यहां पर मिलेगा हमें रीवा पन्ना। तो इन दोनों क्षेत्रों के दक्षिण में है नर्मदा सोन घाटी और सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, इसके उत्तर में मिलेगा हमें नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। बात करें ये इसका स्थिति और विस्तार की, आगे हम बात करें इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार, सबसे पहले बात करें अक्षांशीय विस्तार की तो 22 डिग्री 30 डिग्री से लेकर 23-45 डिग्री, 22-30 डिग्री से लेकर 23-45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा वहीं बात करें हम इसके देशांतरीय विस्तार की तो 74 डिग्री से लेके 81-30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो यह है इसका देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बाद हम आगे चलेंगे इसके क्षेत्रफल पर। लगभग कितने क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश के ये फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश के लगभग ध्यान देना, लगभग कितना है 84,000 हेक्टेयर, 84,000 वर्ग किलोमीटर है, सॉरी हेक्टेयर नहीं है, 84,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मध्य प्रदेश के फैला है, जो कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना पड़ता है 26%। मध्य प्रदेश के कुल 26% का जो हिस्सा है वो आता है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में। और ध्यान देने वाली बात यह है कि 26% जो है, हमने देखा सबसे ज्यादा जो क्षेत्र में फैला है वो है मालवा क्षेत्र और दूसरे स्थान पे कौन आता है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो लिख लेना इसमें सेकंड सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हमारा कौन सा है, यह है आपका नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, जिसके बारे में अगर बात की जाए कि इसका जो पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्से में हमें देखने को मिलती हैं किस प्रकार की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ये जो इसका पश्चिमी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, यहां पर देखने को मिलेंगी किस प्रकार की चट्टानें, तो दक्कन ट्रैप वाली चट्टानें। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, वहां पर मिलेंगी दो प्रकार की चट्टानें, धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें। धारवाड़ एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें ये देखने को मिलेंगी हमें इसके पूर्वी क्षेत्र में। तो ये इसका क्षेत्रफल, इसके साथ साथ में यहां पर किस प्रकार की चट्टानें ये पाई जाती हैं उसको हमने देखा। अब हम देखें आगे तो कौन कौन से मध्य प्रदेश के जिलों में इसका विस्तार है। तो जिलों की बात करें हम स्टार्टिंग से यहीं से, तो सबसे पहले नर्मदा का जो उद्गम होता है और सोन नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके अनूपपुर से। तो यहां पर जिलों में विस्तार कहां कहां पर है, तो जिलों में विस्तार है अनूपपुर। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, तो आगे चलने पे हमें मिलेगा मंडला और फिर मिलेगा डिंडोरी। तो आ जाएगा अगला मंडला, फिर मिलेगा हमें डिंडोरी के बाद जबलपुर जहां पर की नर्मदा नदी जलप्रपात निर्माण करती है जिसका नाम है आपका धुआंधार जलप्रपात। तो आ जाएगा जबलपुर, नरसिंहपुर से थोड़े से आगे चलेंगे हम तो मिलेगा
होशंगाबाद, उसके बाद रायसेन का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां से गुजरती है। रायसेन के बाद आएंगे हम थोड़ा सा और नीचे, तो होशंगाबाद से लग के आ जाएगा हरदा के बाद सीहोर, खंडवा, शायद नीचे आपको लिखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं यहां लिख देता हूं। हरदा के बाद आ जाएगा सीहोर के बाद खंडवा के बाद खरगोन, और निमाड़ वाले जो और दो आपके उसमें बड़वानी आ जाएगा, एक बड़वानी, धार, और आ जाएगा अलीराजपुर। तो ये जो क्षेत्र हैं, ये जिले जो हैं, ये आते हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये वाला यहां से लेके अगर हम यहां तक देखें तो एक तरह से मैंने पूरा आपको क्रम लिखवाया है। अनूपपुर से लेके अलीराजपुर तक बहती है हमारी नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वो आता है इसके अंतर्गत, पूरे जो जिले हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। तो ये तो हो गया हमारा इसके जिलों की बात। आगे हम बात करें कि यहाँ की जलवायु कैसी है और मिट्टी कैसी है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम जलवायु की। जलवायु से क्वेश्चन काफी आता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु यहां पर किस तरह की है। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है वो थोड़ा गर्म है और जो पूर्वी हिस्सा है वो थोड़ा सा ठंडा है। मतलब कि यहां पर तापमान पश्चिमी हिस्से में ज्यादा होता है और पूर्वी हिस्से में तापमान कम होता है। तो यहां पर अगर हम बात करें जलवायु की, तो जलवायु जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो नर्मदा सोन घाटी का पश्चिमी क्षेत्र है वो गर्म है तथा पूर्वी क्षेत्र जो है ये ठंडा है। यहां हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो तापमान में क्या होगी, तापमान में कमी आएगी। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर तापमान में कमी आएगी। वहीं हम वर्षा की अगर बात करें, वर्षा, तो वर्षा क्या होती है, उल्टा होता है। वर्षा जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो जो हमारी वर्षा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वर्षा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर। और अगर पूछा जाए एक औसत वर्षा यहाँ की कितनी है, तो लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर लगभग इधर मिलेगी और 125 सेंटीमीटर के आसपास मिलेगी हमें पूर्वी क्षेत्र में। तो वर्षा की चर्चा की जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादा वर्षा हो रही है, कम वर्षा हो रही है, और पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा हो रही है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र से कौन कौन सी नदियों का गुजरना होता है, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी नदियां यहां से होकर गुजरती हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, कहा गया है नर्मदा और सोन घाटी का क्षेत्र है। तो हमें पता है कि जहां से नर्मदा का उद्गम हो रहा है वहीं से सोन का उद्गम हो रहा है, और वहीं से एक सोन की सहायक नदी है जोहिला नदी, उसका भी उद्गम हो रहा है। तो सोन, नर्मदा और जोहिला, ये तीन नदियां तो इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। मगर ध्यान देना, सोन नदी जो है वो यहां से उद्गम होने के बाद ये पूर्व साइड की ओर मुड़कर ये आपके इस साइड निकल जाती है यूपी में। तो ये जो सोन है वो केवल इसी क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। आगे चल के यहां से निकलती हुई नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर आगे निकल जाएगी खंबात की खाड़ी में। तो ये तीन इसकी मुख्य नदियां यहां से निकल रही हैं। इसके बाद हम लिख लेंगे यहां पर नर्मदा की सहायक नदियां। नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, जिसमें मैं आपको नाम बता देता हूं कुछ, जैसे कि मान नदी हो गई, हथनी हो गई, कौनर नदी हो गई, चंद्रकेशर, वरना, तिंदोली, ये सारी नदियां जो हैं वो यहां से गुजरती हैं। इसके अलावा शक्कर, दूधी, ये सारे जो ऐसे नाम हैं जो कि अपने किचन से संबंधित जुड़े हुए हैं और जानवरों से संबंधित जुड़े हुए हैं, वो सारे नाम इसके सहायक नदी के रूप में आ जाते हैं, जो कि आपके नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में ये नदियां बहती हैं। तो ये हो गई इसकी नदियों की चर्चा। तो ये हमारा रह गया नदियों वाला क्षेत्र। इसके बाद क्या रह गया इसमें, मिट्टी की और चर्चा कर लेते हैं। मिट्टी किस प्रकार की है,
जैसा कि सर्वविदित है, आप जानते भी हैं कि जो पश्चिमी एरिया है मध्य प्रदेश का, वहां पर मिट्टी कैसी मिलेगी आपको? काली मिट्टी देखने को मिलेगी। काली मिट्टी देखने को मिलेगी तो ये वाले एरिया में हमें मिलेगी काली, और जो पूर्वी एरिया है वहां पर हमें कैसी मिलेगी? लाल मिट्टी देखने को मिलती है। तो लिख लेंगे इसमें जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर मिलेगी हमें काली। और काली में भी 3 प्रकार होते हैं, एक होता है छिछली, एक होता है मध्यम काली यानी साधारण काली, और तीसरा होता है एक आपका गहरी काली। तो यहां पर किस प्रकार की मिलेगी? गहरी काली मिट्टी, ये मिलेगी गहरी काली मिट्टी। और जो इसका पूर्वी क्षेत्र है, इसके पूर्वी क्षेत्र में देखने को मिलेगी लाल और पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो ये इसका मिट्टी का विस्तार रहा, पश्चिम में गहरी काली और पूर्व में लाल और पीली मिट्टी। इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर फसल की। जब हम मिट्टी की चर्चा कर रहे हैं तो साथ साथ में फसल देख लेते हैं कि इस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार की फसल यहां पर पैदा होने वाली है। बात करें ये पश्चिमी वाला क्षेत्र, यहां पर फसल कौन सी होगी? तो देखिए काली मिट्टी में कौन सा होता है? कपास, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो कपास का उत्पादन होगा, और साथ साथ में मूंगफली, मूंगफली का उत्पादन भी यहां पर अच्छा होता है। तो काली मिट्टी में यहां पर हो जाएगा, यानी पश्चिमी क्षेत्र में हो जाएगा कपास और मूंगफली। इसी के साथ जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, देखिए पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो केवल आपका जो चावल का क्षेत्र है यहां वाले क्षेत्र में, क्योंकि पानी भी अच्छा गिरता है, पानी होने के कारण यहां पर खेती किसकी होगी? चावल की। तो पूर्वी क्षेत्र में चावल और पश्चिमी क्षेत्र में कपास और मूंगफली, ये यहां पर उत्पादन किया जाता है। और ध्यान देना, अगर पूछ लिया जाए कि मध्य क्षेत्र में क्या होता है, क्योंकि मध्य क्षेत्र में कुछ मात्रा में लाल पीली है और कुछ मात्रा में काली मिट्टी है, तो यहां पर होता है गेहूं का उत्पादन। मध्य वाले क्षेत्र में किसका उत्पादन हो जाएगा? गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। तो ये हो गई चर्चा इसकी फसल की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। यहां पर कुछ खनिज पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। तो किस किस प्रकार के खनिज यहां पर देखने को मिलेंगे? जैसे आपको पता होगा जो जबलपुर का क्षेत्र है, जहां पर की जलप्रपात बनाती है, जब कभी आप घूमने जाएं तो देखिएगा वहां पर संगमरमर की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहां पर चट्टानों के रूप में यानी खनिज के रूप में क्या क्या मिलेगा? तो एक मिलेगा हमें चूना पत्थर, चूना पत्थर देखने को मिलेगा। चूना पत्थर के बाद मैंने बताया आपको संगमरमर देखने को मिलेगा, और संगमरमर के साथ ही चीनी मिट्टी जो है वो देखने को यहां पर मिलती है। संगमरमर, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बाद आपने सुना होगा एक और तत्व होता है टंगस्टन, टंगस्टन, जिसका इस्तेमाल हम बल्ब के फिलामेंट को बनाने में करते हैं। जैसे इस तरह का आपका ये जो बल्ब हो गया, इसमें बीच में इस तरह की जो रिंग होती है, यानी जो स्प्रिंग टाइप की होती है, वो स्प्रिंग हम बनाते हैं किसकी? टंगस्टन की। तो टंगस्टन कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आगरगांव, आगरगांव होशंगाबाद, आगरगांव होशंगाबाद में मिलेगा टंगस्टन। और ध्यान देना, इसका जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर क्या मिलेगा हमें? कोयला। नर्मदा सोन घाटी का जो पूर्वी एरिया है, पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर हमें कोयले का जो क्षेत्र है वो देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें कुछ विशेष तत्वों के बारे में, नर्मदा सोन घाटी संबंधी कुछ विशेष तत्व। सबसे पहली बात, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कृषि भी ठीक ठाक होती है, कृषि ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र को कहा जाता है मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। क्योंकि इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कृषि होती है, तो कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हो जाएगी। और साथ ही साथ ध्यान देना, मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है, यानी निचला भूभाग कौन सा है? तो सबसे निचला भूभाग आपको देखने को मिलेगा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। आगे चर्चा करें, जैसे क्षेत्रफल में हमने देखा पहले स्थान पे मालवा और दूसरे पे आ रहा है नर्मदा सोन घाटी, उसी प्रकार सबसे समृद्धि में
यानी कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा समृद्ध है, तो वो है मालवा। और दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा नर्मदा सोन घाटी। तो समृद्धि के आधार पर या विकसित के आधार पर देखें कि सब सर्वाधिक विकसित कौन सा क्षेत्र है, तो सोन नदी जो है वो हमारा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र ये दूसरे स्थान पे आता है समृद्धि के आधार पर। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, जो भौगोलिक क्षेत्र हमारा रह गया था अंतिम, उसकी चर्चा। आगे अगला जो टॉपिक हम लाने वाले हैं, इंतजार करिएगा। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आपको नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब आप बेल आइकन को दबा देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू, धन्यवाद।